पीयूष कुमार सक्सेना, पीडी क्लासेस की तरफ से। आज का जो विषय वस्तु है वो है ग्लोबल वार्मिंग। आइए पहले हम समझते हैं कि ये है क्या चीज़। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ग्लोब माने पृथ्वी और वार्मिंग माने गर्म होना। गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्या ये हम दूसरे शब्दों में से बोले कि भूतापन का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या है, किस कारणों से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, संपूर्ण पर्यावरण में या पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का जो स्रोत है वह है सूर्य। क्या है? सन। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, सन में जो एनर्जी का स्रोत है वो है सनलाइट, है ना। तो संपूर्ण एनर्जी का स्रोत है सनलाइट, वो सूर्य। सूरज से जो ऊष्मा पृथ्वी पर आती है तरंग के रूप में, उसे कहते हैं लघु सौर विकिरण। या इंग्लिश में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। जब पृथ्वी इस एनर्जी से गर्म होती है और जब शाम को जब सूरज अस्त हो जाता है तो पृथ्वी इस एनर्जी को परावर्तित करती है और उसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। पृथ्वी का पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण। और जिस रूप में ये जाती है रेज बची हुई वह परावर्तित, उसे कहते हैं दीर्घ सौर विकिरण, लॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। अब आना और जाना ये तो नेचुरल फेनोमेना है, एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब समस्या कब होती है? जब कुछ गैसेस इस वायुमंडल में, जब उन गैसेस का उपस्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये गैसेस क्या करती है, जो जाने वाली किरण होती है दीर्घ सौर विकिरण, इसको अवशोषित कर कर पृथ्वी पर या पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः परावर्तित कर देती है, जिससे कि इसके तापमान का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और इस परावर्तित गैसों में सबसे मुख्य गैस है CO2। इन परावर्तित गैसों को कहा जाता है हरित गृह गैसेस या हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो गैसेस होती है वो पृथ्वी की परावर्तित ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग और हरित गृह प्रभाव आपस में इंटरलिंक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी का तापमान का बढ़ना, जबकि हरित गृह प्रभाव का या हरित गृह गैसेस का मतलब है कि वैसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बनाने के लिए प्रेरित करती है या प्रमुख कारण बनती है। अब हम देखते हैं इसका कारण। अगर इसके हम कारणों पर प्रकाश डालें तो इसके दो प्रकार के कारणों को हम इसको बांट सकते हैं। एक प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय। प्राकृतिक कारणों पर हम प्रकाश डालें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे प्रमुख कारण है पृथ्वी का तापमान बढ़ना। अब पृथ्वी के तापमान बढ़ने के कारण इसका दूसरा सबसे जो अहम प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा बर्फ के हिमखंडों का पिघलना। तीसरा, बर्फ के हिमखंड जब पिघलेंगे तो स्वाभाविक बात है कि जो इससे जो पानी निकलेगा उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ना। अब जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो इससे जितने भी तटीय द्वीप समूह हैं वो उसमें डूबेंगे। तटीय द्वीप समूह का डूबना। अगर हम इसके मानवीय प्रभाव पर डालें तो सबसे पहले रोग, क्योंकि जब पर्यावरण में गर्मी बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है ऐसे जब मौसम का परिवर्तन होता है तो बैक्टीरिया को सर्वाइव होने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है और इससे मानव में रोगों की समस्या बढ़ेगी। दूसरा, इसका प्रभाव कृषि पर पड़ेगा, क्योंकि जब वायुमंडल गर्म होगा तो फसल को नुकसान होगा, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी हैं जो बरसात के मौसम की हैं या ठंड के मौसम की है। अब ठंड ही नहीं पड़ेगी तो स्वाभाविक बात है जब ठंड के मौसम में जैसे गेहूँ होता है, आलू होता है, इन सब चीज़ों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कृषि
की समस्या उत्पन्न होगी, और कृषि की समस्या जब उत्पन्न होगी तो इससे ही मिलता जुलता कारण है भूखमरी, भूखमरी की समस्या आएगी। और ग्लोबल वार्मिंग को इस प्रकार हमने देखा कि इसके प्रभाव पर अगर हमने जब प्रकाश डाला तो प्राकृतिक और मानवीय। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जोसेफ फेरियर महोदय। इन्होंने 1824 में ये पूरा प्रोसेस बताया कि हरित गृह गैसों के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अब मैं आपको यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों के बारे में भी कुछ विचार करते हैं हम इस पर, जिसको हरित गृह हाउस या हरित गृह गैसेस कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी अगर कारण है CO2, दूसरे नंबर पर जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और अगला देखेंगे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे कहते हैं, CFC। ये सभी जो गैसेस हैं जो पृथ्वी के तापमान के लिए बढ़ाने में बहुत उत्तरदायी, इन्हें ही कहते हैं हरित गृह गैसेस। और अगर क्वेश्चन आए कि परसेंटेज के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा हरित गृह प्रभाव में किसका परसेंटेज है, तो आप उसमें मारेंगे जल वाष्प। मुख्य गैस के रूप में आप चुनेंगे तो CO2, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो है जल वाष्प, है ना। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके जब इतनी बड़ी ये समस्या है तो इससे संबंधित सुझाव या इसके कारणों के निदान के लिए विश्व समुदाय या भारत सरकार भी कुछ कर रही होगी। तो हम प्रभावों को देखें तो इस पर विश्व समुदाय ने एक प्रमुख समझौता किया जिसको कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। ये 1997 में हुई, जो ग्लोबल वार्मिंग या CO2 के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। ये जापान में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जापान एक तटीय द्वीप है और इसको ही डूबने की समस्या ज़्यादा थी। तो ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्टेड सारे तटीय द्वीपों का था। उन्हीं तटीय द्वीपों ने सबने मिलकर एक जापान को नेतृत्व में एक संधि हुई जिसको कहा क्योटो प्रोटोकॉल। इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो एक होता है कोप, अभी हाल ही में कोप 22 हुआ। कोप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये भी पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन है। वर्तमान में ये मिस्र के शर्म अल शेख एक शहर में हुआ है। ये करंट की दृष्टि से भी आपके एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोप 22 कहाँ हुआ, है ना। इससे इन सब चीज़ों पर रोकने के लिए विश्व समुदाय भी बहुत ही अब एकत्र हो चुका है। अगर हम देखें इससे संबंधित एक अहम बिंदु पर और चर्चा करते हैं कि अगर देखें कि कौन देश सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है या कार्बन उत्सर्जन में पहले नंबर पर है, तो वो है चीन। पहले नंबर पर देश की दृष्टि से देखा है चीन, और जबकि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में USA। अगर प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो वो है USA। भारत इस सूची में आता है चौथे नंबर पर। और इस प्रकार हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, इसके कारण कौन कौन सी हरित गृह गैसेस हैं उसको हमने चर्चा करी, इसके प्रभाव पर हमने देखा, और साथ ही साथ हमने देखा कौन वर्तमान में जो देश है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है उसमें सबसे प्रमुख योगदान दे रहा है, और प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में कौन है। इस तरह हमने समझा सारी की सारी बातें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।